फिल्म के शुरुआत में हम प्रिस्किला और मैरीबेथ को देखते हैं, जिनकी मां मैरी मार्गरेट का आज फ्यूनरल था। सभी उनके परिवार को कॉनोली परिवार के नाम से जानते हैं। और फिर हम फ्यूनरल में मैरी मार्गरेट के कुछ दोस्त नेम गेल, डोरियन और सूजी को देखते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें एक कार दिखाई जाती है, जिसमें से निकलकर एक लड़की भाग रही होती है, जिसे मारने के लिए कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और उनमें किसी तरह की पॉइजन की बात हो रही होती है। और काफी देर से एक औरत ये सब देख रही होती है, जिसका नाम एनिड होता है। दरअसल एनिड भी मैरी मार्गरेट की दोस्त होती है, लेकिन किसी अनजान वजह के कारण एनिड अपने दोस्त के फ्यूनरल में नहीं जाती। जो कारण क्या है हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद फ्यूनरल में गेल, डोरियन और सूजी को हम मैरी मार्गरेट के साथ बिताए हुए दिनों के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां बातों ही बातों में अनजाने में गेल मैरीबेथ से बता देती है कि उसका घर बहुत ही जल्द उनसे छीनने वाला है। जो सुनकर मैरीबेथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रिस्किला से बहस करती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उनकी मां ने इस घर पर एक लोन लिया था, जिसे समय पर ना चुकाने के कारण ये घर उनके हाथ से जाने वाला है। आगे वो कहती है कि मैं इसी कारण से 1 साल कॉलेज नहीं गई और इस छोटे से शहर में रह रही हूँ। इसके बाद मैरीबेथ कहती है कि उन्हें सब कुछ बेचकर इस शहर से दूर किसी नई जगह पर जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन प्रिस्किला यहाँ रहकर अपनी परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसको लेकर दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है। और मैरीबेथ गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। घर से निकलने के बाद मैरी एक बार में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात ग्रोस्गी नाम के एक शख्स से होती है। ग्रोस्गी मैरीबेथ के लिए ड्रिंक मंगवाता है और उसे बताता है कि आज उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, जिसके बाद वो मैरीबेथ को अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहता है और मैरीबेथ भी उसके साथ चलने को राजी भी हो जाती है। अब इसके बाद मैरीबेथ ग्रोस्गी के साथ गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही होती है कि जहाँ ग्रोस्गी मैरीबेथ का फायदा उठाने की सोचता है और मैरी से घबराहट में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए किसी तरह कार को वहाँ से निकालकर ग्रोस्गी के घर जाते हैं, जहाँ ग्रोस्गी से गलती से कार की डिग्गी खुल जाती है और उसमें मैरी को किसी का खून और बाल दिखाई देते हैं, जिसको देखकर मैरी एकदम डर कर वहाँ से भागती है और ग्रोस्गी उसका पीछा करता है। और इसी अफरा तफरी में मैरी ग्रोस्गी को वहीं पास में पड़े हार्पून से गले पर वार कर देती है। दरअसल हार्पून एक तरह का हथियार होता है, जिसे मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्पून से घायल होने के बाद ग्रोस्गी खून से लथपथ वहीं ढेर हो जाता है और मैरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रोस्गी उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके कारण मैरी भी गिर जाती है। इसलिए बचाव में वो पास में रखी एक ईंट से ग्रोस्गी का चेहरा कुचल देती है, जिस वजह से ग्रोस्गी की अंत में वहीं मौत हो जाती है। मैरी अब वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भागती है और घर पहुंचकर अपनी बहन प्रिस्किला को सब कुछ बताती है, जिसके बाद प्रिस्किला पुलिस को कॉल लगाती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि ग्रोस्गी को फिर से ईंट से मारने की वजह से पुलिस मैरी को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वो कॉल एन वक्त पर कट कर देती है। जिसके बाद वो चाकू लेकर मैरी को साथ चलने को कहती है। वहां पहुंचकर वो लोग ग्रोस्गी की लाश को एक बक्से में भरते हैं, लेकिन लाश उस बक्से में नहीं आ रही होती, इसलिए प्रिस्किला ग्रोस्गी को चाकू से काट कर उसकी लाश को उस बक्से के अंदर डाल के समुद्र में फेंक देती है। अगले दिन प्रिस्किला अपने मछलियों की दुकान खोलती है कि तभी उसे काम करते वक्त याद आता है कि उसने चाकू को उसी जगह छोड़ दिया जहां पर उन्होंने ग्रोस्गी की लाश को काटा था। दरअसल उस चाकू में कॉनोली परिवार का नाम साफ अंकित था और अगर किसी को वो चाकू मिल गया तो वो समझ जाएगा कि उनकी सिस्टर्स ने कुछ किया है, इसलिए वो मैरी को उसी जगह जाकर चाकू वापस लाने को कहती है। जिसके बाद वहाँ उनकी दुकान पर एक ऑफिसर नेम जस्टिन आता है। वो प्रिस्किला से कहता है कि उसे उसके सीनियर ऑफिसर क्वालिटी ने भेजा है और उसे उसकी बोट मांगता है, क्योंकि समुद्र के बीच में एक लाश मिली है। जिसके बाद प्रिस्किला जस्टिन को लेकर वहां पहुंचती है और इस बात से काफी घबराई हुई होती है कि कहीं पुलिस को ग्रोस्गी की लाश तो नहीं मिल गई, जिसे उन्होंने पिछली रात ही समुद्र में फेंका था। लेकिन वो लाश किसी डी नाम की लड़की की होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि कई साल पहले यहाँ आने वाले मछुआरों की गंदी नजर से लोगों की बेटियों को बचाने के लिए मैरी मार्गरेट, गेल, डोरियन, सूजी और एनिड ने मिलकर ओशन व्यू नाम का एक ब्रोथल खोला था, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का काम होता था। लेकिन कुछ वक्त बाद गेल, डोरियन और सूजी ने ये बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि उनको सही नहीं लग रहा था। इसके बाद मैरी मार्गरेट को भी अपनी दोनों बेटियों के कारण इस बिजनेस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो इसमें रहते तो उसकी बेटियों पर भी लोगों की बुरी नजर रहती। और आखिर में एनिड इस ब्रोथल
की अकेली मालकिन बची और ये लड़की डी जिसकी लाश मिली है वो भी इसी ब्रोथल में प्रोस्टिट्यूट थी और गेल उसकी लाश को देखकर उसे पहचान जाती है। जिसके बाद गेल, सूजी और डोरियन एनिड से मिलकर उसको समझाने के बारे में सोचती है। वहीं इधर मैरी बेथ को दिखाया जाता है जो कि चाकू ढूंढने के लिए वहीं आई होती है जहां उन्होंने ग्रोसगी की लाश को उस चाकू से काटा था, पर वहां उसे पैसों से भरा एक बैग मिलता है और वो चाकू को ढूंढने के बारे में भूलकर उन पैसे को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम गेल, डोरियन और सूजी को एनिड के पास देखते हैं जो उसे ये बताने आए होते हैं कि उसके यहाँ काम करने वाली एक लड़की की लाश समुद्र में मिली है। दरअसल उन्हें ये लग रहा होता है कि इस ब्रोथल में काम करने वाली सारी लड़कियां की जान खतरे में है क्योंकि अब ये बिजनेस पहले की तरह नहीं रह गई। जिसके बाद गेल, डोरियन और सूजी को एनिड की बातों से पता चलता है कि उसे डी की मौत के बारे में सब पता है और शायद उसके मौत की जिम्मेदार एनिड ही है। लेकिन गेल फिर भी एनिड से ये बिजनेस बंद करके साथ में एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में कहती है, पर एनिड इस ब्रोथल को बंद करने की बात से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद वो तीनों एनिड के जवाब से निराश होकर वहां से चली जाते हैं। अगले सीन में हम एनिड को देखते हैं जो कि उसी जगह आई होती है जहां ग्रोसगी का खून हुआ था, जो ग्रोसगी को ढूंढते हुए अंदर प्रवेश करती है जहां उसे कॉनोली परिवार के निशान वाला चाकू मिलता है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि हो ना हो मैरी मैर्गेट की दोनों बेटियों ने ही ग्रोसगी के साथ कुछ तो किया है। जिसके बाद हम एनिड के ब्रोथल में काम करने वाली एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्सी होता है और वो डी की बहुत ही अच्छी दोस्त भी होती है। इसलिए जस्टिन उससे डी के बारे में सवाल करता है और उसे ये पता चलता है कि उस दिन डी ग्रोसगी के साथ गई थी। जिसके बाद एलेक्सी डी को ये याद करते हुए अपने फोन में उसका पुराना वॉइस मैसेज सुनती है और अगले सीन में हम ग्रोसगी की लाश वाले बॉक्स को पानी के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। इधर हम मैरी बेथ को देखते हैं जिससे प्रिस्किला उस चाकू के बारे में सवाल करती है कि उसे मिला के नहीं, जिस पर मैरी बहुत ही आसानी से झूठ बोल देती है कि हाँ उसे वो चाकू मिला था और उसे उसने पूल के नीचे फेंक दिया। जिसके बाद रात को एनिड मैरी और प्रिस्किला से मिलने आती है और वो लोग साथ में खाना खाते हैं और बात करते करते एनिड प्रिस्किला के जूते को उठाकर देखती है तो उसके नीचे खून लगा हुआ मिलता है, जिसको देखते ही एनिड समझ जाती है कि ग्रोसगी के गायब होने की कहीं ना कहीं इन दोनों बहनों का हाथ जरूर है। लेकिन एनिड को बस अपने पैसों से मतलब था और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों बहनें जाकर गेल से मिलते हैं जो कि उसे इस ब्रोथल के बिजनेस के बारे में बताती है और ये भी कि इस बिजनेस में उसकी माँ भी शामिल थी। आखिर में गेल उन दोनों को एनिड से दूर रहने को कहती है। वहीं इधर दूसरी तरफ जस्टिन को ग्रोसगी की गाड़ी मिलती है जिसमें उसे पीछे की सीट पर खून और बाल मिलते हैं, जिससे पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि ग्रोसगी ने ही डी का खून किया है। दूसरी तरफ प्रिस्किला अपनी माँ के बारे में जानकर बहुत दुखी होती है और वो ये भी सोचती कि उसकी माँ ने उन्हें इस कंगाली तक पहुंचा दिया है कि अब उनका घर भी बिकने वाला है, इसलिए वो अपनी माँ को काफी बुरा भला कहती है। पर तभी मैरी उसको चुप कराकर अपने साथ लाए हुए पैसे दिखाती है जो उसे ग्रोसगी के गराज में मिले थे जब वहाँ वो चाकू ढूंढने गई थी। पैसे देखकर प्रिस्किला थोड़ा शांति होती है। अगले दिन एनिड फिर से उनसे मिलने आती है और उन्हें वो चाकू दिखाकर कहती है कि वो इस चाकू को पुलिस को दे देगी जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन अगर वो इस चाकू को उससे लेना चाहते हैं तो उन्हें उसके पैसे वापस करने होंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिस्किला मैरी को चाकू के बारे में झूठ बोलने पर डांटती है और गुस्से में ये फैसला करती है कि अब पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता देगी। जिसके बाद अगले दिन मैरी भी प्रिस्किला का साथ देने के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगी कि तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और अब यहाँ मैरी के अंदर बदलाव को साफ देख सकते हैं। फिर उसी रात उनके घर जस्टिन आता है और बातों ही बातों में वो प्रिस्किला से पूछता है कि उस रात उनके घर से पुलिस स्टेशन में फोन गया था, जिस पर प्रिस्किला बताती है कि उसने गलती से पुलिस को फोन लगा दिया था। अब जस्टिन के उसके जाने के बाद प्रिस्किला अपना मन बदल देती है और कहती कि हम उन पैसों को एनिड को देकर वो चाकू से वापस ले लेंगे। इसके बाद हमें एलेक्सी दिखाई जाती है जो कि डी का वॉइसमेल सुन रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि डी एनिड के सेफ खोलकर उसके पैसे चुराकर भागने वाली थी, जिस पर तुरंत एलेक्सी एनिड का सेफ डी के बताए गए पासवर्ड से खोलती है और वो उसे खाली मिलता है, लेकिन उसे उसमें डी के नाखूनों की छूटी हुई नेल पॉलिश मिलती है जिससे वो सब कुछ समझ जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एनिड का ब्रोथल का व्यापार आजकल अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो अपने यहाँ काम करने वाली लड़कियों को उनका कमाया पैसा भी नहीं दे रही थी, इसलिए डी उसके पैसे को लेकर
भाग जाती है, जिसे मारने के लिए एनिड ग्रोसगी को उसे जान से मारकर पैसे वापस लेने के लिए कहती है और ग्रोसगी ऐसा ही करता है, जिसकी झलक हमने शुरुआत में देखी थी, जहां एनिड खिड़की से एक आदमी को किसी लेडी को मारने की कोशिश करते हुए देखती है। दरअसल वो लेडी डी ही होती है, जिसे ग्रोसगी जान से मारकर समुद्र में फेंक देता है। इस बात को जानकर एलेक्सी तुरंत गेल के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। वहीं इधर जस्टिन को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उस रात मैरी ग्रोसगी के साथ ही थी और वो ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए वो प्रिस्किला और मैरी के घर पर नजर रखने लगता है। वहीं इधर प्रिस्किला अपने घर के सामने जस्टिन को देख पीछे के दरवाजे से बोट के जरिए पानी के रास्ते एनिड के पास पैसों को लेकर जाती है। ब्रॉथल पहुंचकर दोनों बहनें एनिड के कमरे में पहुंचती है, जहां वो एनिड को नशे की हालत में पाती है, पर प्रिस्किला उसे पैसे दे देती है, जिस खुशी में एनिड उन्हें उसमें से कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम ये पैसे ले जाओ और जब ये पैसे खत्म हो जाए तो वो दोनों भी उसके साथ मिलकर इस व्यापार को चलाने में एनिड की मदद करें। लेकिन दोनों बहनें एनिड का प्रस्ताव ठुकराकर वहां से चाकू लेकर निकल जाती हैं। ये सब दरअसल एलेक्सी देख और सुन रही होती है, जिसके बाद वो एनिड को मारकर अपनी दोस्त डी की मौत का बदला लेती है। एलेक्सी अब उन पैसों को लेकर इस ब्रोथल की एक और लड़की के साथ वहां से निकल जाती है, जिसके बाद हम डोरियन को पानी में किसी चीज की तरफ देखते हुए पाते हैं और अब हम समझ पाते हैं कि उसे वो बॉक्स मिल गया है, जिसमें मैरी और प्रिस्किला ने ग्रोसगी की लाश को ठिकाने लगाया था। जिसके बाद गेल ऑफिसर क्वालिटी से मिलता है, जो कि उसे ओशन व्यू के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाती है। दरअसल गेल, डोरियन और सूजी मिलकर मैरी और प्रिस्किला को बचाने की सोच रही होती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की बेटियों को ग्रोसगी जैसे अपराधी के खून के इल्जाम में अरेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए गेल इस बारे में क्वालिटी से बात करती है और उसे सब कुछ बताकर इस केस को क्लोज करने के लिए मना लेती है। वो उसे ओशन व्यू और एनिड के बारे में भी सब कुछ सच बता देती है। अब ये जानकर कि मैरी और प्रिस्किला ने खून नहीं किया, जस्टिन भी अब इस केस से दूर रहने का निश्चय करता है, क्योंकि वो अपने सीनियर ऑफिसर क्वालिटी के विरुद्ध नहीं जा सकता। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम मैरी और प्रिस्किला को टहलते हुए देखते हैं, जहां प्रिस्किला मैरी को कॉलेज भेजने की बात करती है और वो यहीं रहकर कॉनोली परिवार के बिजनेस को और आगे बढ़ाएगी। कि तभी टहलते हुए उन्हें रास्ते में गेल और डोरियन दिखाई देते हैं और आगे वो जब सूजी के घर के पास जाती हैं तो उन्हें सूजी उसी बॉक्स से खून धोते हुए दिखाई देती है, जिस बॉक्स को उन्होंने लाश के साथ समुद्र में फेंका था। और सूजी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसने इनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल उठे होंगे कि आखिर पुलिस को एनिड की मौत के बारे में क्यों नहीं पता चला, जबकि गेल ने ऑफिसर क्वालिटी से ब्रोथल के बारे में बताया था, जिसे एनिड चलाती थी। अगर पुलिस को एनिड की मौत के बारे में पता चला भी तो उन्होंने उसके कातिल एलेक्सी को पकड़ा या नहीं। और सबसे जरूरी सवाल कि ऑफिसर क्वालिटी इतनी आसानी से गेल की बात क्यों मान गए और उन्होंने क्यों मैरी और प्रिस्किला पर एक्शन नहीं लिया। इन सभी सवालों के जवाब मुझे इस पूरी मूवी में नहीं मिली, पर अगर आपको कुछ समझा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।